ये होती है जब उनके सम्मुख बोलने का अवसर मिले, एक प्रतिष्ठित अवस्था में जिनके पदचिन्हों पर चलकर संगठन में काम करने का उसे सौभाग्य प्राप्त हो। आज इस मंच पर जिस महानुभाव ने ये कहा कि मैं स्मृति दीदी की उंगली पकड़कर बिहार आया, अगर कोई उनका सत्य टटोले तो पता चलेगा कि मेरे जीवन का पहला चुनाव आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी ने लड़ाया। वो चुनाव लगभग 27 साल की उम्र में लड़ा। जीवन में पहली बार घर की चौखट लांघकर राजनीति के युद्ध क्षेत्र में जब कदम रखा तो कई बड़ों से आशीर्वाद मिला। आज उनमें से कई महानुभाव इस मंच पर उपस्थित हैं, मंच की गरिमा बढ़ा रहे हैं। ये सत्य है कि आज आदर के योग्य हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी यहाँ उपस्थित हैं, विजय सिन्हा जी यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन किन शब्दों में, चाहे वो रविशंकर जी हों, चाहे सुशील मोदी जी हों, चाहे अश्विनी चौबे जी हों या गिरिराज भैया हों, चाहे नंदकिशोर जी हों, शाहनवाज जी हों, जिसको उन्होंने लगभग 20 वर्ष गली नुक्कड़ में कैसे भाषण देना हो उसका ज्ञान दिया हो, आज वो मुख्य वक्ता के रूप में प्रस्तुत होने का दुस्साहस करे। इसलिए मैं पहले तो इस दुस्साहस के लिए अपने सभी बड़ों के चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगती हूँ। किरण घई जी का और मेरा नाता पुराना है। जिस प्रकार से विनोद जी के संग हरीश द्विवेदी जी इस मंच पर विराजमान है सप्रभारी के स्वरूप में, उसी प्रकार से किरण जी ने मार्गदर्शन तब दिया जब महिला मोर्चा में राष्ट्रीय जिम्मेदारी मेरे पास थी। दो महानुभाव ऐसे, एक मंच पर, एक मंच के सम्मुख, संगठन मंत्री के रूप में संगठन यात्रा में किस अनुशासन का पालन करना है, किस विवेक के साथ चलना है, उसका ज्ञान जिनसे मिला, ऐसे पूजनीय नागेंद्र जी, पूजनीय भीखू भाई, आज इस मंच से उनको भी प्रणाम करती हूँ। शायद मीडिया के बंधु इस उम्मीद से आए हों कि कल की कोई हेडलाइन मिल जाए या अभी अभी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विनोद जी के उद्बोधन में आपकी ये दो ज़रूरतें निश्चित रूप से पूर्ण हुई होंगी। लेकिन आज जिस व्यक्ति विशेष के बारे में, जिस किताब के संदर्भ में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसे यशस्वी प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी के साथ गत 20 वर्षों में काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और आज अगर कोई नरेंद्र भाई को परिभाषित करने का भी दुस्साहस करे और कल के उनके जन्मदिन को भी देखे, तो भांति भांति की परिभाषाएं आपको मिलेंगी। कुछ तो ये भी कहेंगे कि कल देखो शेर ने चीतों के साथ जन्मदिन मनाया है। लेकिन संगठन की दृष्टि से एक कार्यकर्ता अगर नरेंद्र भाई को देखे तो मोदी मंत्र है, मेथड है, मिशन है। मंत्र मात्र सफलता का नहीं, जनता के लिए समाधान का मंत्र। मेथड मात्र गवर्नेंस का नहीं,
बल्कि संगठन को सशक्त करने के लिए प्रयास। और मिशन मात्र ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की सबसे यशस्वी राजनीतिक पार्टी बने, बल्कि मिशन ये कि भारत विश्व भर में न सिर्फ शक्ति की दृष्टि से, सामर्थ्य की दृष्टि से, संवेदनशीलता की दृष्टि से, क्षमता की दृष्टि से, साथ ही विवेक की दृष्टि से विश्व भर में उत्तम स्थान प्रदान करे अपने आप को और अपने हर नागरिक को। नरेंद्र भाई के बारे में इस किताब में कई पृष्ठों पर कई लोगों ने अपने अनुभवों को साझा किया, लेकिन बिमल जी ने आज अपनी प्रस्तावना में कहा कि वक्त ऐसा है भारत में कि राम के ज्ञान का भंडार चाहिए और कृष्ण का अवतार चाहिए। और अगर कृष्ण की बात निकली है तो प्रस्तावना में बिमल जी ने विशेष रूप से एक श्लोक, एक वाक्य आपके सम्मुख प्रस्तुत किया, जिसमें कृष्ण स्वयं कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान अवतरित होते हैं ताकि पाप का नाश हो, पुण्य की जीत हो, सत्य की जीत हो। और शायद बिमल जी बिना आपकी अनुमति से कह रही हूं, जिस कृष्ण अवतार की बिमल जी ने शायद चर्चा की, वो युद्ध की दृष्टि से अगर ना देखें, सारथी की दृष्टि से देखें, तो क्या अनुभव हम प्राप्त कर पाएंगे। नरेंद्र भाई के संदर्भ में बोलने वाले उन्हें कर्म की योगी कहते हैं, लेकिन इस योगी की यात्रा गुजरात के एक छोटे से गांव से कैसे शुरू हुई, उस यात्रा का एक प्रतिबिंब लोग तब देखते हैं जब वो अपनी माताजी के पास हर जन्मदिन पर जाकर आशीर्वाद लेते हैं, मां का स्नेह प्राप्त करते हैं। लेकिन गुजरात के उनके कार्यकाल का, जीवन का नहीं बल्कि कार्यकाल का एक अंश जो शायद ही सार्वजनिक जीवन में प्रचलित हो, 1979 में मोरबी नाम का जिला है, जहां पर एक बांध टूटा और लगभग 25,000 लोगों की मृत्यु हुई। नरेंद्र भाई और भीकू भाई मुझे अगर त्रुटि हो तो ठीक करेंगे, प्रचारक की भूमिका में क्षेत्र में थे। इस किताब में उसका वर्णन है कि कैसे घर घर जाकर उन्होंने समाज को प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया कि इंतजार मत करो कि कोई आएगा, मदद करेगा, आओ हम सब एकजुट हों और इस विपदा की घड़ी में एक दूसरे का साथ दें और समाज कल्याण की भावना से, परिवार के कल्याण की भावना से आइए एक बार फिर अपने जिले को हम सशक्त बनाएं। जिसने इस सोच के साथ, संकल्प के साथ मोरबी की उस चुनौती भरी अवस्था में जनता को एकत्रित किया, वो अनुभव उनके तब काम आया जब वो कर्मयोगी, कर्म योद्धा बनकर गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कच्छ में भूकंप के बाद एक एक गांव गए, लोगों को प्रेरित करते हुए कि हम सरकार और समाज के समन्वय से एक बार फिर दोबारा एक सशक्त रूप में राष्ट्र के सामने, विश्व के सामने प्रस्तुत होंगे। मुझे आज भी याद है
कि जब भूकंप आया तो लोगों ने कहा कि कच्छ की वो भूमि दोबारा विकसित नहीं हो पाएगी। जब भूकंप आया तब त्राही त्राही इतनी थी कि लोगों ने कहा इंडस्ट्री तो छोड़िए, घर भी बड़ी मुश्किल से बन पाएंगे। और जो इन्वेस्टमेंट के समिट्स आप बड़े बड़े देखते हैं, नरेंद्र भाई ने जब कच्छ में दोबारा कार्य शुरू किया तब परिवर्तन लाए, मात्र घर बनाने से नहीं, अस्पताल बनाने से नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि आए आप इन्वेस्ट करें ताकि एक बार फिर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करके हम दोबारा समाज को और सशक्त करें। सारथी 79 में भी थे और तब भी गवर्नेंस के माध्यम से सारथी बने जब लोगों को दरकार थी। जब मैं कहती हूं नरेंद्र मोदी इज अ मेथड, जो अध्ययनशील हैं शायद वो उस बात पर गौर फरमाएंगे कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो साल 2012 में उन्होंने पंचामृत का उल्लेख किया गुजरात में। वो क्या 5 अमृत थे जिनके बारे में नरेंद्र भाई ने चर्चा की। पहला, नरेंद्र भाई ने आह्वान किया गुजरात की जनता से तब कि आओ मिलकर जल शक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करें। कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ ऐसे तत्वों के माध्यम से नर्मदा का पानी गुजरात की जनता तक ना पहुंचे, इस प्रकार का षड्यंत्र तब की सरकार ने किया। लेकिन जल शक्ति और जनशक्ति के माध्यम से नरेंद्र भाई ने डटकर ऐसे राजनीतिक तत्वों का सामना किया। आज जब मैं नरेंद्र मोदी मेथड की बात करती हूं तो सोचिए, हम साल 2022 में बात कर रहे हैं, तब का अमृत का उनका संकल्प जल शक्ति का अब मंत्रालय भारत देश में, भारत सरकार में बन चुका है। एक शब्द ऐसा नहीं, एक वाक्य ऐसा नहीं, एक संकल्प ऐसा नहीं जो जनता के सामने प्रस्तुत ना हो और समाधान में परिवर्तित ना हो। विनोद जी ने आज इस मंच पर उल्लेख किया उस रैली का जब बम फटे थे, जनता के बीच में खौफ का माहौल कैसे उत्पन्न हो। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के संदर्भ में कैसे अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां हों, उस उद्देश्य के साथ खौफ का माहौल तैयार किया गया। लेकिन जनता भी समझती थी कि ऐसा क्या है इस व्यक्ति के नेतृत्व में, ऐसा क्या है उनकी कार्यकुशलता के बारे में कि खौफ जनता को नहीं बल्कि उन राजनीतिक दलों को है जिन्होंने अब तक जनता को विकास से वंचित रखा। और इसीलिए बम फटा विनोद जी मैदान में, धमाका हुआ उन राजनीतिक दलों के मध्य में जिनके हाथ से सत्ता छूट गई। लेकिन नरेंद्र भाई ने कभी भी जनता का इतना बड़ा आशीर्वाद पाने के बाद भी जिस कर्तव्य पथ पर वो चल पड़े थे, उस कर्तव्य पथ पर चलते हुए बिना मर्यादा का उल्लंघन किए कभी भी लक्ष्य से अपनी दृष्टि को हटने नहीं दिया। 2012 में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जल शक्ति की बात की, साथ ही ऊर्जा शक्ति की बात की। रवि जी मंच पर विराजमान हैं, चौबे जी हैं, गिरिराज भैया हैं। जब कैबिनेट में या कैबिनेट के साथ साथ काउंसिल में नरेंद्र भाई चर्चा करते भारत के विकास की,
तब बार बार इस बात पर सबका ध्यान आकृष्ट करते कि स्वतंत्र भारत को ऊर्जा की दृष्टि से स्वावलंबी होना है, ऊर्जा की शक्ति को पहचानो और ऊर्जा की शक्ति को मैन्युफैक्चरिंग से लगाओ और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाओ। वो ऊर्जा शक्ति भारत सरकार की अब रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी में किस प्रकार से परिवर्तित हुई, उस पर मैं तो क्या, रवि बाबू मुझसे ज्यादा इस मंच पर बोल सकते हैं। 2012 में नरेंद्र भाई ने ज्ञान शक्ति के बारे में पंचामृत में उल्लेख किया और वो वक्त ऐसा था जब गुजरात की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। बीकू भाई, मैं शायद 50वीं वर्षगांठ थी प्रदेश की। उन्होंने ज्ञान की शक्ति की बात की और देखें प्रभु का कैसा संकेत है कि लाल किले की प्राचीर से 75वें आजादी के पर्व पर जब नरेंद्र भाई ने बात की तो कहा कि जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान और अब जय अनुसंधान की बारी है। 30 वर्ष बाद शिक्षा नीति को बदलकर मातृभाषा में कैसे हर नागरिक और नागरिक का परिवार शिक्षा प्राप्त कर सकता है, इसकी व्यवस्था नरेंद्र भाई ने अपने इस कार्यकाल में की। नरेंद्र भाई ने 2012 में कहा रक्षा शक्ति, रक्षा यूनिवर्सिटी न सिर्फ गुजरात में बनाया, न सिर्फ हिंदुस्तान में रक्षा यूनिवर्सिटी को एक अहम स्थान मिला, बल्कि जैसे विनोद जी कह रहे थे कि जब दुश्मन ने आंख दिखाई तो हिंदुस्तान किस लहजे में, किस ढंग से जवाब दे सकता है, उसका भी परिचय नरेंद्र भाई ने अपने नेतृत्व के माध्यम से दिखलाई। और पंचामृत में जिस अंतिम अमृत की उन्होंने बात की, आज वो अमृत साक्षात हम सबके सम्मुख उपस्थित है। नरेंद्र भाई ने बात कही जनशक्ति की। संजय जायसवाल जी ने आज अपने प्राथमिक उद्बोधन में उल्लेख किया कि कैसे मैं पोषण के संदर्भ में मंत्रालय से काम कर रही हूं। चाहे वो पोषण हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया का सपना हो जिसे साकार किया गया, नरेंद्र भाई की हर पॉलिसी, सरकार का हर प्रोग्राम जन आंदोलन से जुड़ा है। और इसीलिए आज जब लाल किले की प्राचीर से उन्होंने पंचप्रण की बात की तो वो नए संकल्प क्या हैं कि हम सब गुलामी की निशानी से अपने आप को, अपने देश को मुक्त करेंगे, अपनी विरासत पर गर्व करेंगे, एकता और एकजुटता का हम राष्ट्र के सम्मुख व्यवहार के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। विकसित भारत के लिए हर नागरिक अपने कर्तव्य को पहचानकर कर्तव्य पथ पर चलेगा। इन विषयों पर नरेंद्र भाई ने अपना उद्बोधन लाल किले की प्राचीर से दिया। ये सारी बातें कहीं ना कहीं किताब की प्रति में आप पढ़ पाएंगे, लेकिन जब मैं कहती हूं कि मोदी न सिर्फ मंत्र है, न सिर्फ मेथड है, बल्कि मिशन भी, कर्मयोगी भी हैं और कर्म योद्धा भी, तो ये बात मैं क्यों करती हूं? कर्म योद्धा क्रिया का प्रतीक है और कर्म योगी आचरण का प्रतीक है। आज जिस प्रदेश की भूमि को संतों ने आशीष दिया, जिस प्रदेश की भूमि को वीरों ने अपने खून से सींचा, जिस प्रदेश की भूमि से अवतरित हुए कुछ ऐसे शिक्षक
जिन्होंने मात्र प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्र को दिशा दी, उस प्रदेश में जब हम बात करते हैं कर्म योद्धा की, तो किस भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से शायद नरेंद्र भाई की अपेक्षा हो। योद्धा क्रिया का प्रतीक है। बार बार इस प्रदेश में कटाक्ष होता है नरेंद्र भाई पर, उनके द्वारा जिन्हें खुद सरकार बनाने के लिए सहारे की जरूरत है। बार बार कटाक्ष होता है इस प्रदेश में उन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के द्वारा एक ऐसे कर्मयोगी के बारे में जिसको राष्ट्र ने सेवक के रूप में स्वीकार किया, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदी ऐसे जिनके आचरण के बारे में मात्र बिहार त्रस्त नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा होती है। क्या बेगुनाहों का सड़कों पर खून बहाना उन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दिखाई नहीं देता? उनको बेगुनाह, गरीब, वंचित, शोषित ना परिवार नजर आते हैं, ना उन्हें ऐसा कोई नागरिक नजर आता है, ना अपने सम्मान के लिए लड़ रही कोई महिला नजर आती है। उनको अगर कुछ नजर आता है तो 2024 में कैसे वो सत्ता हथियाएं, वो मात्र उनका लक्ष्य है। आज ऐसे महानुभावों से कहना चाहती हूं जो खुद सहारे की तलाश में है कि प्रधानमंत्री बनने की रेस में शायद कई हों, लेकिन प्रधान सेवक बनने की लालसा मात्र एक व्यक्ति में है, और वो प्रधान सेवक एक बार फिर 2024 में परचम हिंदुस्तान का लहराएगा। और ये प्रधान सेवक दोबारा 2024 में जनता के पूर्ण आशीर्वाद के साथ सेवा की गलियारों में क्यों आएगा? उसके पीछे मेरे मात्र 2 निवेदन हैं जो आपको इस पुस्तक में मिलेंगे। इस पुस्तक में एक अंश अमित भाई द्वारा लिखा गया है। नरेंद्र भाई के संदर्भ में वर्णन करते हुए अमित भाई ने कहा कि 1988 में जब नरेंद्र भाई के साथ अमित भाई की मुलाकात हुई, तब नरेंद्र भाई ने संगठन को प्रदेश में एक लक्ष्य दिया कि आए नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ें, सदस्यता अभियान करें। हर कार्यकर्ता नरेंद्र भाई से मिलकर सदस्यता अभियान किस प्रकार से हो सकता है, इसकी जब चर्चा करता तो इस किताब में लिखा है, अमित भाई ने कहा कि इसे मात्र एक अभियान नहीं, एक संगठन के पर्व के नाते मनाओ। उत्सव और पर्व का एक संकेत ये भी कि जोश इतना रहता है कि छोटी छोटी डिटेल कई बार छूट जाती है। लेकिन संगठन के पर्व की दृष्टि से अमित भाई लिखते हैं किताब में कि नरेंद्र भाई का एक आदेश और, कि जहां जहां तुम सदस्यता अभियान करो वहां कार्यकर्ता और नेता से कहना कि जिस रजिस्टर में नए नए सदस्यों का नाम लिखने वाले हो, उस रजिस्टर का भी कभी भी ऑडिट हो सकता है। इसका मतलब काम की दृष्टिकोण से, संगठन की दृष्टिकोण से नरेंद्र भाई ने जब एक नया खाका खींच कर दिया तो बूथ तक, पन्ने तक कैसी व्यवस्था हो,
ये कोई नई व्यवस्था नहीं, बल्कि 1988 से उनका ये संकेत रहा है और दायित्व के निर्वहन का एक तरीका रहा है। इस किताब में अमित भाई लिखते हैं कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब वो नरेंद्र भाई के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें सदस्यता अभियान करना है। और अमित भाई कहते हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ कि इस बार नरेंद्र भाई ने कहा कि अब तरीका बदलेंगे, टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी ऑडिट होगा ताकि एक एक सदस्य जो बने, जो संपर्क में रहे, वो मात्र संपर्क से लेकर कार्यकर्ता की दृष्टि से कैसे समाधान उनको मिले, इस यात्रा को प्रशिक्षण के माध्यम से भी हम करें। मीडिया के मित्रों को शायद लगता होगा बाप रे, ये तो संगठन की रीति रिवाज के बारे में चर्चा हो रही है, यहां तो राजनीतिक भाषण होना चाहिए। लेकिन इस रिवाज के, इस रीति के, इस नीति के परिणाम क्या होते हैं वो आज आपको बतलाना चाहूंगी। साल 2013 में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 773 एमएलए थे देश में, आज 1440 से भी ज्यादा है। साल 2013 में 4 मुख्यमंत्री, आज 12 है। धीरे धीरे एक अविरल यात्री ने संगठन के मार्ग पर चलते हुए अनुशासित ढंग से प्रेरणा दी हम सबको कि कैसे एक एक घर जोड़ो, निर्माण न सिर्फ पार्टी का करो बल्कि नव भारत के निर्माण में पार्टी का क्या योगदान हो सकता है, इसका पूरा चित्र, इसका पूरा दृष्टिकोण इस किताब में है। और जितनी स्ट्रैटेजी की बात मैंने की, विनोद जी, ऐसा लगता है न सिर्फ कार्यकर्ता इसको पढ़ेंगे बल्कि विरोधी भी कुछ पन्ने जरूर पलटेंगे। जिस व्यक्ति ने चलता है एटीट्यूड को बदल सकता है में परिवर्तित किया। जिस व्यक्ति ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जीत को सर पर चढ़ने ना दो, हार को मन में बसने ना दो, आज ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के संदर्भ में एक पुस्तक के विमोचन में पधारने का मुझे जो आपने मौका दिया, उस सम्मान के लिए मैं आपको आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसा कि किरण जी ने कहा, निर्जला उपवास है जितिया का। जब माँ उपवास करती है कि संतान का कल्याण हो, आज राष्ट्र भर में जिस व्यक्ति ने भारत को भूमि के टुकड़े के नाते नहीं बल्कि माँ के रूप में सम्मान दिया, सेवा दी, उस संतान की माँ सदैव रक्षा करे। जितिया के इस पावन पर्व पर नरेंद्र भाई के लिए सभी माताओं से यही आशीर्वाद मांगती हूँ। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।